पास्ट इंडेफिनिट टेंस को करवाऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस हिंदी के वाक्य के अंत में आ ए ई उ आए वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसे की क्रिया भूतकाल में आरंभ होती है और भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की साधारण वाक्यों के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि इंटेरोगेटिव वाक्य हो तो उस स्थिति में सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग होगा। नेगेटिव वाक्य हो नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग होगा। डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे ही went to school, he did not take tea। या इस पहले वाक्य को देखिए, ही वेंट टू स्कूल, इसको इंटरोगेटिव बनाइए। डिड ही गो टू स्कूल। मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसकी क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई और भूतकाल में ही संपन्न होती हो, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हिंदी का वाक्य तो उसके अंदर जिसमें हिंदी के वाक्य के अंत में आ ए ई उ ए इत्यादि आए, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह स्कूल गया, उसने खाना खाया, मोहन ने कविता याद की इत्यादि। ऐसे वाक्यों के अंदर साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर प्रश्नवाचक आ जाए तो सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव आ जाए तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। डिड और डिड नॉट के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ करता है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस वाक्य की क्रिया भूतकाल में किसी समय आरंभ हुई हो और जिस समय हम चर्चा करते उस समय वो जारी हो, उसको हम एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा था, ये एक वाक्य लिखा। हिंदी में इसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। और इसकी मोटी पहचान होती है कि भूतकाल के अंदर जिस समय हम चर्चा करते उस समय वो कार्य जारी होता है, उससे पहले आरंभ होता है और उस समय वो कार्य जारी होता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगती है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ग का प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होगा। जैसे वाक्य बता था ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, ही के साथ वॉज का प्रयोग हुआ। वी वर प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। यह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताई कि जिस वाक्य के अंदर भूतकाल में कोई कार्य आरंभ हुआ हो और जिसमें भूतकाल के अंदर क्रिया की हम चर्चा करें उस समय वो जारी हो, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ग का प्रयोग होगा। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ग का प्रयोग करते, ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। यह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जब कोई क्रिया भूतकाल के अंदर पहले, यानी जिस समय हम भूतकाल की चर्चा करते उस समय वो संपन्न हुई हो। वह खाना खा चुका था, वह स्टेशन पहुंच चुका था, उसने स्नान कर लिया था,
यानी जिस भूतकाल की क्रिया की चर्चा करते उस समय वो कार्य, भूतकाल की वो क्रिया उस समय वो संपन्न हो चुकी होती है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह स्नान कर चुका था। हिंदी में पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, पाया था इत्यादि। इंग्लिश के अंदर देखने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि पास्ट टेंस की वर्ब, उसका अध्ययन करो। जब पास्ट काल में वो जिस समय के हम चर्चा करते उस समय वो कार्य संपन्न हुआ हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड तथा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। वह स्नान कर चुका था, ही हैड टेकन बाथ। हैड हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी वाक्य के अंदर दो वर्ब एक साथ कार्य कर रही हो। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले जो कार्य होने वाला होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, जो बाद में कार्य होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे The train had left before I reached on the station. The patient had died before the doctor came. तो इसमें दो वर्ब है। उन दोनों वर्बों में जो वर्ब पहले होती है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में आने वाले को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर उसका प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसकी वर्ब जिस पास्ट टाइम पर हमें भूतकाल के अंदर उस समय वो कार्य संपन्न हुआ हो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और इस प्रकार के वाक्यों में यदि दो वर्ब आ जाए तो जो पहले वर्ब होगी उसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और जो वर्ब बाद में आएगी उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस
पहले तो इसकी हिंदी में पहचान बता देता हूं कि जिस हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आए, वह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसके अंदर भूतकाल के अंदर कोई निश्चित या अनिश्चित समय दिया गया होता है। भूतकाल के अंदर कोई समय दिया गया होता है और वो भूतकाल में आरंभ होगा, जो समय दिया गया उसमें से आरंभ होकर के भूतकाल में ही ये संपन्न हो जाता है। जैसे वह इस विद्यालय में दस वर्ष से पढ़ रहा था। मैंने पहचान बताई थी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि इसकी पहचान होती हिंदी में। अंग्रेजी के अंदर जब तुम देखोगे तो इस प्रकार के वाक्यों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, यानी पास्ट में वो वाक्य, वो क्रिया भूतकाल के अंदर आरंभ होती है और जिस भूतकाल की हम चर्चा करते हैं उस समय भी वो आरंभ होती है भूतकाल के अंदर। जैसे इसके ही हैड बीन लिविंग, he had been learning in the school for 10 years. अगर निश्चित समय हो, जैसे इसके अंदर ही दे दिया, वह इस विद्यालय में 2010 से पढ़ रहा था, 10 साल तो अभी हो गए, तो उस समय आ जाएगा सिंस, इसकी जगह फॉर की जगह सिंस आ जाएगा, सिंस 10 ईयर्स या सिंस 2010। निश्चित समय होगा सिंस का प्रयोग होगा, अनिश्चित समय होगा फॉर का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर किसी समय, भूतकाल में किसी समय आरंभ होकर के होती है और जिस भूतकाल में हम चर्चा करते हैं उस समय वो जारी होती है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। मैंने पास्ट टेंस के सारे वाक्य बताए, एक बार इसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में फिर बता देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होता है कि जिस वाक्य की वर्ब भूतकाल के अंदर आरंभ होती है और भूतकाल में ही संपन्न हो जाती है, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। इस वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और यदि प्रश्नवाचक वाक्य हो तो डिड को लगाते हैं और यदि नेगेटिव हो तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं।
डिड और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस वाक्य के अंदर क्रिया पहले से आरंभ होती है और जिस समय हम चर्चा करते हैं उसमें वो जारी होती है, तो ऐसे वाक्यों के अंदर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी क्रिया भूतकाल में जिस समय वर्णन करते हैं उस समय वो संपन्न होती है, उस समय वो संपन्न हो चुकी होती है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। लेकिन इसके अंदर कई बार दो वर्ब आ जाते हैं। जब एक वाक्य में दो वर्ब आए, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मर लिया, डॉक्टर बाद में आया है, तो जो वर्ब पहला अपना कार्य कर चुकी है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। The patient had died before the doctor came, तो पहले वाली क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद वाली क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होगा जब एक वाक्य के अंदर दो क्रिया आ जाए। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट का चौथा रूप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसकी वर्ब पास्ट टेंस में किसी समय आरंभ होती है और जिस पास्ट टेंस का वर्णन करे उस समय वो जारी होती है, तो उस वाक्य के अंदर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जैसे अगर निश्चित समय है तो उसके साथ सिंस का प्रयोग होगा, अनिश्चित समय है तो उसके साथ फॉर का प्रयोग होगा। प्रातः काल से बूंदा बांदी हो रही थी। इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। 2 दिन से बूंदा बांदी हो रही थी। इट हैज बीन ड्रिजलिंग फॉर 2 days। अनिश्चित समय वाले में फॉर का प्रयोग किया, निश्चित वाले वाक्यों के अंदर हमने सिंस का प्रयोग किया। भूतकाल के अंदर जिस समय का हम वर्णन करते उससे पहले वो वर्ब वो कार्य जारी था, और जिस भूतकाल के समय पर हमने का वर्णन किया उस समय वो जारी है भूतकाल के अंदर। तो ऐसे वाक्यों में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आते और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। तो ये हमारे पास्ट टेंस के चारों रूप हुए। अब है फ्यूचर टेंस।
हिंदी में इसको भविष्यकाल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर जो भविष्य के बारे में, आने वाले समय के बारे में वर्णन करेगा। जो वाक्य, जो क्रिया भविष्य की किसी घटना के बारे में वर्णन करे, उसके अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिस वाक्य में क्रिया भविष्य की घटना का वर्णन करे, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वह दिल्ली जाएगा, he will go to दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। वह कविता याद करेगा, he will learn a poem। इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का प्रयोग होता है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे तुम्हें ये बताया था मैंने, ही विल गो टू दिल्ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। लेकिन इसमें मैंने दो हेल्पिंग वर्ब बताई, शैल और विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। बाकी जितने रह गए, ही सी इट यू दे एनी नाउन, उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां यह हमें ध्यान रखना चाहिए, यदि कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, कोई आदेश या प्रण, यदि सेकंड और थर्ड पर्सन कोई प्रण करे, धमकी दे, तो
सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। मैंने ये बताया था आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने जो बच गए ही, शी, इट और दे, यू, एनी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी बच गए, उन सब के साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन यदि कोई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन कोई प्रण करता है, कोई धमकी देता है, तो उस स्थिति में विल की बजाय सेल का प्रयोग होगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। और यदि फर्स्ट पर्सन किसी उद्देश्य के बारे में कहता है, फर्स्ट पर्सन किसी भविष्य संबंधी उद्देश्य के बारे में वर्णन करता है, तो उस स्थिति में फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। मैंने इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर तो आपको यह समझा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत इजी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर उसकी या क्रिया भविष्य काल की, फ्यूचर की किसी घटना का वर्णन करती है। जिस वाक्य के अंदर किसी फ्यूचर की घटना का वर्णन किया गया हो, उसके अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। बाकी जो ही, सी, इट, दे, यू और एनी नेम, कोई भी नाउन है, उनके साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन यदि हमारा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसी प्रकार की कोई धमकी देता है, प्रण करता है, तो उस स्थिति में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होगा। और यदि फर्स्ट पर्सन किसी भविष्य के, आई और वी, किसी भविष्य संबंधी उद्देश्य के बारे में कहता है, तो उस स्थिति में आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। सेल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसकी क्रिया भविष्य काल के अंदर जिस समय हम वर्णन करें, उससे पहले वो आरंभ होती है और उस समय वो भविष्य में जारी हो, तो उस वाक्य के अंदर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जिस हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, आए, जैसे वह दिल्ली
जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। He will be going to दिल्ली, वह खाना खा रहा होगा। He will be taking food। मैंने ये बताया कि जिस फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं, फ्यूचर के जिस समय के बारे में बात करते हैं, उस समय वो कार्य जारी होता है, उससे पहले आरंभ होता है, और फ्यूचर के उस समय पर जिस समय का हम वर्णन करते हैं फ्यूचर का, उस समय वो कार्य जारी होता है। तो ऐसे वाक्यों के अंदर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। जैसे ये वाक्य बोला, वह खाना खा रहा होगा, ही विल बी टेकिंग फूड, विल बी और टेकिंग का प्रयोग तुम्हें बताया। वही फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग होगा, ये आपको बताया। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी के अंदर पहचान चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, पाया होगा इत्यादि पहचान होती है। इंग्लिश के अंदर जिस फ्यूचर टेंस से जिस फ्यूचर के जिस समय के बारे में वर्णन करते उस समय उसकी क्रिया पहले आरंभ होकर के उस समय वो कार्य फ्यूचर में उस समय खत्म हो चुका होगा। जैसे वह खेल चुका होगा, वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा, वह पाठ याद कर चुका होगा। He will have learned his lesson. He will have learned his lesson. वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया, जिस फ्यूचर टेंस के बारे में हम बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में जो बात करते हैं, उससे वो पहले आरंभ होकर के उस समय वो समाप्त हो चुका होता है। उसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब शैल है और विल है होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी के वाक्य में, जिस हिंदी के वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे इत्यादि आए, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। इंग्लिश के अंदर जब वो वर्ब है उस फ्यूचर टेंस पर, जिस फ्यूचर काल की हम बात करते, जिस समय की बात करते, उससे वो पहले आरंभ होता है और उस फ्यूचर में उस समय वो कार्य जारी होता है, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। उस भविष्यत काल की वो क्रिया उससे पहले वो आरंभ होती है और उस समय भी वो जारी होती है, समय दिया गया होता है, निश्चित या अनिश्चित, तो उसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वह 2 घंटे से कविता याद कर रहा होगा। He will have been learning a poem for 2 hours. इसमें हेल्पिंग वर्ब shall have been, will have been का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। इसमें निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ये हमारे तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हुए, और इनके तीनों टेंसों के चारों प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया। इनको हम अलजेब्रिक हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यूज ऑफ द टेंस में हमारी इनका अलजेब्रिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। मैं एक बार फिर आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनोगे, समझोगे
तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रकार के वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी के वाक्य के अंदर पहचान बताई। ता है, ते हैं, ती हैं इत्यादि हो। उसको हम गए, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पाठ याद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है या पहली फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसा लगता है। अगर प्रश्नवाचक का तो डू डज को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और यदि नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सदा सत्य या स्थायी चरित्र संबंधी कोई बात हो, उसके अंदर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ऐसे स्थायी सदा सत्य रहने वाली चीजों के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। चरित्र संबंधी ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो ऐसे चरित्र संबंधी स्थायी सत्य वाली बातों के अंदर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहले से आरंभ होकर के जिस समय हम वर्णन करते हैं उस समय वो जारी होता है। हिंदी के अंदर जैसे वह पाठ याद कर रहा है, यानी वह पहले उसने शुरू किया, इस समय भी वो याद कर रहा है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहले से वर्ब है अपना काम आरंभ कर देते और उस समय वो जारी होता है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे ही इज टेकिंग बाथ, वह स्नान कर रहा है। इस प्रकार के वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हुए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। आई के साथ एम लगेगा। ही सी इट का सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होगा।